क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ जो टॉपिक हम कर रहे थे, व्यावसायिक सेवाएं बिजनेस सर्विसेज चैप्टर था, पार्ट नंबर 6। जो टॉपिक हम कर रहे थे वो था बीमा के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। ए पार्ट हमने कर लिया था। बी पार्ट पर आते हैं कि बीमा के जनता को क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस टू द पब्लिक। और पहला पॉइंट है मितव्ययिता या फिर इकोनॉमी। यदि बीमा का प्रीमियम निश्चित समय पर नहीं दिया जाता तो पॉलिसी जब्त हो जाती है, मतलब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी ख़त्म कर देती है। इसलिए किसी न किसी प्रकार से धन बचा करके जो बीमित व्यक्ति है, इंश्योर्ड व्यक्ति, उसको प्रीमियम भरना ही पड़ता है। इससे मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है, उसमें पैसा बचाने की भावना जागृत होती है। सेकंड है चोरी, डाकजनी आदि से सुरक्षा, सिक्योरिटी अगेंस्ट द थफ्ट एंड बर्गलरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चोरी अगर हो जाती है सामान की, बर्गलरी हो जाती है, मतलब डाका पड़ जाता है, उससे सामान को नुकसान होता है, फैक्ट्री को नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से उस हानि की पूर्ति हो जाती है। थर्ड पॉइंट है दुर्घटनाओं से सुरक्षा, सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सीडेंट। अगर दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उससे हम सुरक्षित होते हैं क्योंकि धनराशि मिल जाती है बीमा कंपनी के द्वारा। सी पॉइंट हमारा जो आता है अगला, वो है समाज को लाभ क्या होते हैं, एडवांटेजेस टू द सोसाइटी। समाज को क्या लाभ होंगे, तो पहला पॉइंट दिया गया विनियोग पूंजी में वृद्धि, मोर फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। सामान्य जनता से जितना भी प्रीमियम के रूप में पैसा प्राप्त होता है इंश्योरेंस कंपनी को, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देश के उद्योग और व्यापार में विनियोग कर देती है, मतलब लगा देती है, मतलब अलग अलग कंपनियों को उधार दे देती है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अलग अलग लोगों से जो बिखरी हुई पूंजी थी उसको इकट्ठा करती है और उस इकट्ठा किए हुए पैसे को नए उद्योगों को शुरू करने के लिए उधार दे देती है, मतलब नए उद्योगों को शुरू करने में मदद करती है। सेकंड लाभ जो आता है समाज को, वह राष्ट्रीय विकास में सहायक, हेल्पफुल इन द नेशनल डेवलपमेंट। नियम के अनुसार जो है इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम का एक निश्चित परसेंटेज जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट की प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट के शेयर, डिबेंचर्स इत्यादि, बॉन्ड्स इत्यादि में जमा करना पड़ता है, जिसका कि पैसा सरकार राष्ट्र के विकास पे खर्च करती है। थर्ड पॉइंट है रोजगार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट। बीमा कंपनी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑफिस वगैरह इसके द्वारा खोल दिए जाते हैं, जिसमें कि लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार की प्राप्ति होती है और समाज से बेरोजगारी समाप्त होती है। चौथा पॉइंट है शिक्षा का प्रसार या एजुकेशन फैसिलिटीज़। बीमा कंपनी ये प्रयास करती है कि अगर कम से कम हानि हो तो उसे भी कम से कम पैसा देना पड़ेगा, उसका पैसा बच जाएगा और उसका लाभ होगा। तो कम से कम हानि का तरीका जो इंश्योरेंस कंपनी अपनाती है वो होती है लोगों को शिक्षित करना, शिक्षा का प्रसार या एजुकेशन फैसिलिटीज़। बीमा कंपनी ऐसी शिक्षा का प्रसार करती हैं ताकि हानियों को कम से कम किया जा सके। लोगों को बताते हैं जैसे कि गैस जलाते समय गैस को सावधानी से जलाएं, हमेशा ध्यान से उसे बंद कर दें, खुला छोड़कर नहीं जाएं इत्यादि। तो ये जानकारियाँ प्रदर्शनी, एग्जीबिशन के माध्यम से, चलचित्र, वीडियो के माध्यम से, भाषण देकर या अन्य किसी भी साधन के द्वारा, ताकि जनसाधारण जो होता है उसके ज्ञान में वृद्धि हो सके। फिफ्थ पॉइंट हमारा है सामाजिक सुरक्षा या फिर सोशल सिक्योरिटीज़। इंश्योर्ड व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार के भविष्य को सुदृढ़ बनाना चाहता है, सुरक्षित बनाना चाहता है, उसके लिए भी ये परिवार को सुरक्षित होता है इंश्योरेंस के द्वारा। और सरकार के कानून के अनुसार एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की जो योजनाएं हैं वो कर्मचारियों को उनकी चिकित्सा, उनकी जीविका, मतलब रोजगार के लिए क्षतिपूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाती है। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसे पूरा करने की सुविधा भी इसके द्वारा होती है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस या बीमा के प्रकार कितने होते हैं। तो बीमा के प्रकारों में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे जीवन बीमा हो गया, अग्नि का बीमा हो गया, समुद्र बीमा हो गया, सौंदर्य का बीमा हो गया। ये जो सौंदर्य का बीमा है आर्टिस्ट वगैरह अपना करवाते हैं, गायक अपने गले का बीमा करवा सकता है, डांसर जो है वो अपने पैरों का बीमा करवा सकता है इत्यादि। मेन टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला आ गया हमारा जीवन बीमा, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक निश्चित अवधि, अब जो बीमा करवाया जाता है उसमें क्या होता है, हम प्रतिवर्ष जो है प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी इस बात का वचन देती है कि यदि आप एग्जांपल के लिए हमने बीमा करवाया 20 वर्षों का, तो इंश्योरेंस कंपनी ये वचन देती है कि 20 वर्षों तक यदि आप जीवित रहेंगे तो 20 वर्ष पूरा हो जाने पर आपने जो पैसा कर जमा करवाया है वो और उस पर थोड़ा सा और लाभ जो है वो आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो आश्रित व्यक्ति हैं, आप पे निर्भर व्यक्ति, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको हम इतना पैसा दे देंगे
ताकि जो व्यक्ति अकेले ही कमा रहे होते हैं, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो पैसे की तंगी जो है परिवार वालों को ना आए कुछ समय के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन का बीमा जब करवाया जाता है तो निश्चित अवधि के बाद या तो हमें पैसा मिल जाता है या मृत्यु से पूर्व भी भुगतान प्राप्त हो जाता है हमारे उत्तराधिकारी को। यदि निश्चित अवधि के बाद पैसा प्राप्त होता है तो वृद्धावस्था में, बुढ़ापा हो जाने पर ये पैसा हमारा सहारा बनता है। और यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को धन का कुछ सहारा हो जाता है। इसके अलावा सेकंड टाइप का जो इंश्योरेंस है हमारा, वो है सामान्य बीमा या फिर जनरल इंश्योरेंस। इसमें अग्नि बीमा आ सकता है, चोरी का बीमा आ सकता है, समुद्री बीमा आ सकता है, स्कूटर का, भवन का, मकान का, माल का, गुड्स हमारी जो होती है उनका बीमा आ सकता है। तो पहला आ गया इसमें हमारा अग्नि बीमा, जिसको हम फायर इंश्योरेंस कहेंगे। अपनी बिल्डिंग, भवन का, जायदाद जितनी हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी जितनी, उसकी हानि, दुकान का, गोदाम का, हमारी मिल जो होती है, कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं, मिल कहा जाता है, कारखाने, फैक्ट्रीज का बीमा करवाते हैं ताकि हानि हो जाने पर उसकी क्षति को इंश्योरेंस कंपनी पूरा करे। हानि से अधिक पैसा हमारे को यहाँ पर नहीं मिलता है, जितनी हानि होती है केवल उतना ही इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। बी पॉइंट इसमें जो है वो है सामुद्रिक बीमा या फिर मैरीन इंश्योरेंस। समुद्रिक बीमा का मतलब है कि जब समुद्र में हमारा सामान जा रहा होता है या जहाज़ जा रहा होता है तो उस पर लदे हुए माल और समुद्री जहाज़ का जो है बीमा इसमें करवाया जाता है। और यदि उसको हानि होती है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो पैसा हमारे को दे दिया जाता है। सी पॉइंट है सामाजिक बीमा या सोशल इंश्योरेंस। यहाँ पर नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, जिसने किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा है, कंपनी के मालिक हो सकते हैं या फिर सरकार प्रीमियम अदा करती है। अगर सरकारी कर्मचारी है तो गवर्नमेंट प्रीमियम पे करेगी उसका। तो श्रमिकों का संकट के लिए किया जाता है। क्षतिपूर्ति का बीमा, इसमें कंपनसेशन जो होता है लॉस, उसकी कंपनसेशन किया जाता है। उसके बाद में रोग का बीमा इसमें करवाया जा सकता है, अगर कोई बीमारी हो गई। प्रसूति का बीमा इसमें करवाया जा सकता है इत्यादि। इसके अलावा विविध प्रकार के बीमे, मिसलेनियस इंश्योरेंस होते हैं, जैसे मोटर का इंश्योरेंस, स्कूटर का इंश्योरेंस, हवाई जहाज़ का इंश्योरेंस हो गया। हम लाभ कमा रहे हैं, हमको लाभ होता रहे, इसका भी इंश्योरेंस हो सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा अन्य जोखिमों का बीमा, इंश्योरेंस फॉर द अदर रिस्क, जिसमें कि पहला पॉइंट इसमें आएगा स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस हम इसमें कहेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में देखें, हम बीमार हो जाते हैं, उसके बचाव के लिए, स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसके बचाव के लिए, बीमारी के इलाज पर खर्चा, जितना खर्चा हमारा होता है उसका खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिलता है। ये बीमा किसी भी सामान्य बीमा कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया जा सकता है। अगला जो बीमा आता है उसे विश्वसनीयता बीमा या विश्वस्तता बीमा या फिडिलिटी इंश्योरेंस कहा जाता है। मतलब हमारे कर्मचारी अपने विश्वास को तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, तो उसका बीमा ये होगा। ये अनुबंध बीमा कंपनी और नियोक्ता के बीच में हो सकता है। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, मालिक जो है वो बीमा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ हमारे जो होते हैं, अगर वो कोई कपट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, बेईमानी, डिसऑनेस्टी करते हैं, गबन, एम्बेजलमेंट करते हैं, हेरा फेरी, मतलब इसकी हानि अगर हो जाती है तो उसकी पूर्ति जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। जिन कर्मचारियों के पास कैश पड़ा होता है, मूल्यवान वस्तुएं, वैल्यूएबल गुड्स पड़ी होती हैं, उसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। एक अगला टॉपिक हमारा जो है वो है डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। सामान्यतः इंश्योरेंस में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं इंश्योरेंस चैप्टर में। एक होता है एश्योरेंस, ASSURANC, ये दूसरा होता है इंश्योरेंस, INSURANC। अब दोनों में क्या अंतर होता है, कहाँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो देखें। जो एश्योरेंस शब्द होता है, एश्योरेंस शब्द यदि हम जाएँ इंग्लिश में, हम देखें इंग्लिश की डिक्शनरी के अनुसार जो एश्योरेंस शब्द है उसका होता है एश्योर करना, मतलब किसी को सांत्वना देना कि आप निश्चिंत रहें, यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी तो आपके परिवार को हम इतना पैसा दे देंगे, इतने लाख रुपए दे देंगे, ताकि उनको पैसे की कोई तंगी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमने आश्वासन दिया है उन्हें। ठीक है, तो जब आश्वासन दिया जाता है उसको एश्योर करना कहा जाता है। तो ये आश्वासन तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, उसको परिवार की चिंता होती है, तो हम उसे आश्वासन देते हैं कि आपके जीवन का हम बीमा करवा रहे हैं
और यदि आप बीमा के समय में जीवित रहते हैं, जैसे 20 साल के लिए करवाया गया, वो 30 साल का व्यक्ति उसने 20 साल के लिए करवाया, 50 साल तक का बीमा यदि हम करवाते हैं तो हम कहते हैं कि अगर 50 साल तक आप जीवित रहे तो आपको पैसा मिल जाएगा, और यदि उससे पहले आपको कुछ हो जाता है तो आप परिवार के, आपके बाद कौन व्यक्ति होगा उसका नाम बताएं, हम उसको पैसा दे देंगे और वो परिवार आपका सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, एश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा की स्थिति में किया जाता है, और इंश्योरेंस जो होता है इसमें जो हानि होती है उसको पूरा किया जाता है। हानि जो है वो बाकी सभी बीमा में पूरा हो सकती है, केवल जीवन बीमा में वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी पूरा नहीं कर पाएगी, केवल आर्थिक सहायता ही दे सकती है। इसलिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जो है जीवन बीमा की स्थिति में किया जाता है, और इंश्योरेंस जो शब्द है इसका प्रयोग जीवन बीमा के अलावा और जितने हैं जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा इत्यादि के लिए किया जाता है। तो एश्योरेंस शब्द जो है जीवन बीमा में भुगतान मिल ही जाता है, मतलब एश्योरेंस जहाँ पर होता है वहाँ पर व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसको पैसा मिलता ही है। अगर वो जीवित रहेगा तो फिर एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चित अवधि की समाप्ति पर उसको पैसा मिल जाता है, और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो परिवार के सदस्यों को मिल जाएगा। इंश्योरेंस की बात करें इसमें तो अगर हानि होगी तब इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी क्षतिपूर्ति करेगी, हानि की पेमेंट करेगी, अन्यथा नहीं करती। अब हम डिस्कस करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा। जब एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवा लेता है, बताया गया था उसने इंश्योरेंस कंपनी से बात की कि मैं अपने जीवन का बीमा करवाता हूँ 10 लाख रुपए का या 20 लाख या 1 करोड़ का, जितने का भी है, और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है, और कितने समय के लिए करवाना है वो भी बताया जाता है, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल इत्यादि। तो इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि इंश्योरेंस करवाने के लिए आपको इतना प्रीमियम देना होगा, हर साल देना होगा। तो यदि हम हर साल देते रहते हैं तो हमारा इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा, और यदि हमने बीच में प्रीमियम नहीं भरा तो इंश्योरेंस कंपनी अपने एग्रीमेंट को तोड़ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे परिवार के आश्रित व्यक्ति जो होते हैं, हमारे डिपेंडेंट जो होते हैं, परिवार के सदस्यों को पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर अचानक मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता होती है, और जब तक हम प्रीमियम देते रहेंगे जितने वर्षों तक, तब तक हमारा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जिम्मेवारी लेती है। सामान्यतः लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए कुछ निजी कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस करने में मदद करती हैं, जैसे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद में ICICI प्रूडेंशियल जीवन बीमा, या फिर अवीवा जीवन बीमा, या ING व्यासा जीवन बीमा, या टाटा AIG बीमा, या फिर न्यूयॉर्क मैक्स न्यूयॉर्क जीवन बीमा, या फिर अलायंस बजाज जीवन बीमा इत्यादि। अब जीवन बीमा की कुछ एक विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता जो इसमें है वो है बीमित व बीमाकर्ता के मध्य लिखित अनुबंध होना, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। मतलब जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है और जो इंश्योरेंस जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। अनुबंध के लिए 2 पक्षकारों का होना, 2 पार्टीज़ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध जब हमने करना है तो 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, एक व्यक्ति अकेला अपने आप से ही अनुबंध नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है बीमा की निश्चित धनराशि, निश्चित समय के बाद स्वयं उसे या मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाती है। सर्टन फिक्स्ड अमाउंट इज पेड टू द इंश्योर्ड आफ्टर अ सर्टन पीरियड, और ऑन द डेथ इट्स पेड टू द नॉमिनी। अगर निश्चित समय तक वो जीवित रहता है तो उसे पैसा सारा दे दिया जाएगा जो उसने जमा किया और उस पर कुछ लाभ, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को ये पेमेंट मिलती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है बीमा कंपनी की समस्त शर्तों का पालन यदि बीमित व्यक्ति नहीं करता तो बीमा की कंपनी बीमा अनुबंध को व्यर्थ घोषित कर सकती है। उसको अधिकार होता है कि वो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे और कोई हानि हो जाने पर उसको पूरा ना करे। इफ़ द इंश्योर्ड डज नॉट फॉलो ऑल द कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देन द इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अ राइट टू डिक्लेयर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। मतलब हानि, अगर उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं दिया, जैसी शर्तें बताई गई थी, जिन कंडीशंस का पालन करने के लिए व्यक्ति को बोला गया था, यदि वो उनका पालन नहीं करता, बीच में तोड़ देता है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, मतलब हानि होने पर उसको कुछ नहीं मिलेगा। 5वां पॉइंट है बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी को निश्चित प्रीमियम का भुगतान बीमा अवधि के अंत तक करता रहेगा। इंश्योर्ड पर्सन हैज़ टू पे द प्रीमियम अमाउंट रेगुलरली टिल द एंड ऑफ द इंश्योरेंस पीरियड।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उद्देश्य क्या है। अब ऑब्जेक्ट जीवन बीमा के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। पहला पॉइंट हमको दिया गया, वृद्धावस्था में जीवन यापन हेतु धन की व्यवस्था, टू फुलफिल द ओल्ड एज नीड्स। वृद्धावस्था में धन की कार्यक्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब बुढ़ापे में जो व्यक्ति होता है वो काम नहीं कर पाता, शारीरिक क्षमता उसमें नहीं रहती, धन की कमी उसके पास आ जाती है, आर्थिक कठिनाई उसके पास आ जाती है। अगर उसने इंश्योरेंस करवाया था लाइफ इंश्योरेंस, तो जब उसके बुढ़ापे का समय आएगा तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसको पर्याप्त मात्रा में धन दे दिया जाता है। सेकंड है आश्रितों की सुरक्षा या सेफ्टी ऑफ डिपेंडेंट्स। आश्रित व्यक्ति वो होते हैं जो कि इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड थे। मुखिया यदि एक ही व्यक्ति कमा रहा है और उसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो वैधानिक प्रतिनिधि होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका जो नॉमिनी होगा, जिसका नाम उसने बताया है, उसको एक धनराशि प्राप्त हो जाती है और उस धनराशि से परिवार का भविष्य जो है वो सुरक्षित रहता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों की शिक्षा का प्रयोजन, अरेंजमेंट फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन। मुखिया की मृत्यु पर धन अभाव मतलब धन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा जो है बाधित ना हो, बच्चों की शिक्षा पे कोई परेशानी रुकावट ना आए। तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमने शिक्षा के लिए एक पॉलिसी ली थी, समझौता किया था, तो वो बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी लेती है और निश्चित राशि उनको देती है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों के विवाह के लिए प्रायोजन, प्लानिंग फॉर द मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन। लगातार हम धनराशि देते रहते हैं और जब बच्चों की आयु विवाह योग्य हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे को उसके लिए धनराशि प्राप्त होती है। उस पैसे से हम लोग बच्चों की विवाह जो है उसे कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है अन्य उद्देश्य या अदर ऑब्जेक्ट्स। अन्य उद्देश्य में आ जाता है कि यदि हमने किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से की राशि का भुगतान उसको करना हो, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा निकालना हो। यदि अपनी कंपनी से निकालना है तो हमारी कंपनी खाली हो जाएगी, उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा काम करने के लिए। तो हम इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर देते हैं कि वो हमको पैसा देगी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर टू पे ऑफ हिज शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर। बी पॉइंट है देनदार की मृत्यु हो जाने पर ऋण की रकम वसूल करने हेतु। तो देनदार मतलब हमारे डेटर हैं जिनसे कि हमने पैसा लेना था, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऑन द डेथ ऑफ द डेटर टू गेट बैक द अमाउंट पेंडिंग। सी पॉइंट हमारा है मृत्यु का एस्टेट ड्यूटी का भुगतान करने के लिए, ऑन डेथ टू पे ऑफ द एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में यदि पैसा उसका किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना है तो उस पर सरकार कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में लेती है। अगला है संस्था को दान का भुगतान करने हेतु रकम प्राप्त करने के लिए, टू पे ऑफ द डोनेशन टू एनी फर्म। तो ये पॉइंट्स थे हमारे ऑब्जेक्ट या उद्देश्यों के।